आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आज सचिवालय में करेंगे बैठक। डायमंड स्टेट उत्तराखंड विषय पर आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। केदारनाथ उपचुनाव में प्रचार गरमाएंगे भाजपा के 40 स्टार प्रचारक। सीएम धामी समेत कई नेताओं के नाम, पार्टी नेतृत्व में स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर तैयारी तेज। 26 अक्टूबर को शुरू होगी खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया। खेल मंत्री ने दिए अधिकारियों को तैयारी पूरी करने के निर्देश। 12 जनवरी तक तैयार होगी युवा नीति। मंत्री रेखा आर्या ने दिए जल्दी काम करने के निर्देश। सड़कों के गड्ढा मुक्त न होने पर सीएम नाराज। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश। सीएम ने कहा तैयारी सीजन में मिलावटखोरी के खिलाफ भी अभियान चलाएं। पहाड़ में बदला मौसम, आंधी तूफान के साथ हुई बारिश। यमुनोत्री में सीजन की पहली बर्फबारी। मैदानी इलाकों में भी हल्की ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना और खबर उत्तराखंड में सबसे पहले बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रतिभाग करेंगे, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जिसके बाद शाम 4 बजे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे हयात होटल, राजपुर रोड। आपको बता दें डायमंड स्टेट उत्तराखंड विषय कार्यक्रम में शामिल होंगे और जिसके बाद शाम 5 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज का कार्यक्रम डायमंड स्टेट उत्तराखंड विषय पर कार्यक्रम होगा और इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे सीएम धामी। आपको बता दें शाम 5 बजे मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय देहरादून पहुंचेंगे सीएम धामी। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम धामी का आज का कार्यक्रम सचिवालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में करेंगे प्रतिभाग। और सीधा आपको लिए चलते हैं राजधानी लखनऊ, जहां राउंड टेबल सम्मेलन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। देख लेते हैं। तब हम विश्वविद्यालय के मान्यता देंगे और एक व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि नहीं 10 एकड़ में तुम्हें विश्वविद्यालय के लिए तुम्हारा एक्ट हम पास कर देंगे। ये कहां इसका विश्वास रहेगा? ये भेदभाव जब होगा तो नहीं हो सकता है। आपकी कहीं चूज करके व्यवस्था को आगे नहीं बढ़ा सकते। और सुरक्षित वातावरण में न नागरिक आपको पसंद कर पाएंगे और नहीं कोई बिजनेसमैन अपने स्वयं की सुरक्षा को, अपनी पूंजी की सुरक्षा को खतरे में डाल करके आपके यहां निवेश नहीं करेगा। लेकिन हम लोगों ने जब पॉलिसी अपनी बनानी प्रारंभ की, पहली हमारी औद्योगिक विकास की जो पॉलिसी बनी थी, तो हम लोगों ने रोजगार और औद्योगिक विकास, निवेश से संबंधित पॉलिसी का नाम भी रोजगार के साथ जोड़ करके हमने कहा है, क्योंकि रोजगार, ये निवेश हमें इसलिए ले जाना है कि यह उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को तो आगे बढ़ाएगा ही, लेकिन साथ साथ यहाँ के युवाओं को रोजगार के साथ भी जोड़ेगा। रोजगार और औद्योगिक विकास के इन पहले हम लोगों ने अपनी पॉलिसी रूप में बनाई और आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश लगभग अपनी 27-28 सेक्टर की अपनी पॉलिसी तैयार की है और बहुत सारी पॉलिसी ऐसी है जो देश के अंदर अकेले उत्तर प्रदेश उनको लेके चल रहा है। डिफेंस एंड एरोस्पेस की पॉलिसी हो, सेमीकंडक्टर की पॉलिसी हो, या फिर लॉजिस्टिक की जो पॉलिसी यूपी की है, या यूपी ने अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए, चाहे वह कंप्रेस्ड बायोगैस से जुड़ी हुई पॉलिसी हो, अलग अलग सेक्टर की 27-28 पॉलिसी हम लोगों ने इसके बाद क्रमशः आगे लेकर के हम लोग चले हैं। और अब तो उत्तर प्रदेश एफडीआई और फॉर्चून 500 पॉलिसी के साथ भी आकर के देश और दुनिया के उस निवेश को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए कार्य कर रहा है। कल ही हम लोगों ने एसपीसीआई में, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर पहली बार हो रहा है जब हमने सीएसआर के 2 प्रोजेक्ट वहां पर हम लोगों ने एसजीपीसीआई को प्रदान करवाए, जिसमें एक यूएस की सोलोनी फाउंडेशन है
उत्तर प्रदेश से कोई संबंध नहीं। और लेकिन उत्तर प्रदेश की टीम जब 2022 के अंत में यूएस विजिट में गई थी, जिसमें हमारे मंत्री थे, अधिकारीगण थे, और ये टीम जब वहां गई सिलिकॉन वैली में, जब जाकर के लोगों ने वहां के लोगों से संवाद किया, यूपी में निवेश के लिए कहा, तब लोगों को लगा कि उत्तर प्रदेश भी कोई जगह है, यूपी भी कोई जगह है भारत के अंदर, और कैसा माहौल वहां पर है। तो समय वे सज्जन मिले वहां पर, उन्होंने कहा था हमें अपनी बेटी की स्मृति में एक, जो कि उस बेटी जो सलोनी थी, नवजात शिशु थी, जन्म से ही हार्ट डिजीज से पीड़ित थी, उसकी समय मृत्यु हो गई। तो माँ बाप ने संकल्प लिया कि नहीं, आने वाले समय में किसी भी बच्चे के साथ इस प्रकार की दर्दनाक घटना न हो, इसको लेकर के हम लोग एक फाउंडेशन बनाएंगे और फाउंडेशन इस प्रकार के उपचार की निःशुल्क व्यवस्था करेगा। और आज जब वह उत्तर प्रदेश में ये टीम वापस आई, इन्होंने कहा था एक सोलोनी फाउंडेशन है, वो लगभग 500 करोड़ रुपए का निवेश यूपी में सीएसआर के माध्यम से देना चाहती है। क्या हो सकता है? मैंने कहा आंख बंद करके उनको खुलवा दीजिए। कहा होगा कहां? मैंने कहा इसकी चिंता मत करिए, मैं उनके साथ सारी व्यवस्था करवा देता हूं। फिर भी लोगों ने मुझसे कहा कि आप बताइए तो हम क्या उनको बोलेंगे। आ गए और बाद में पता लगा कि, मैंने कहा चिंता मत करिए। उन लोगों को बुलाया गया, जैसे वे आए मैंने एयरपोर्ट से उनको सीधे एससीपीजीआई में लेके चला गया। एससीपीजीआई में ले गए, एससीपीजीआई जैसे संस्थान को उन्होंने कहा यूपी में ऐसा संस्थान है। हमने कहा हाँ ये है, ये तो एक है, चला आपको इससे अच्छे संस्थान भी देखने को मिलेंगे। इसके बाद वो मेरे पास आए, एमओयू उन्होंने किया, और सलोनी फाउंडेशन आज उत्तर प्रदेश के अंदर फर्स्ट फेज का काम उनका संपन्न हो चुका है, जिसमें 36 बेड उन्होंने, जो बच्चे जन्म से हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं, उन बच्चों के निःशुल्क उपचार के लिए 36 बेड उनके संचालित हो चुके हैं, और 200 नए बेड के कार्यक्रम, सेकंड फेज के कार्यक्रम का शुभारंभ उनका हो रहा है। यूपी में अब तक का सीएसआर का सबसे बड़ा फंड है ये, जो यूएस से आया है। और लेकिन ये पहल करके होता है, वे लोग भी खुश के साथ। देखिए मैंने उनको इस बारे में आश्वस्त किया, मैंने कहा कि आपकी इच्छा ये थी ना कि आपकी बेटी की स्मृति जीवित रहे, और एसजीपीजीआई जैसे प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थान के साथ ये हमेशा जीवित रहेगी, क्योंकि आदमी लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन वो स्मृति इस इंस्टीट्यूट के साथ हमेशा जीवित रहेगी। इसलिए हम इस कार्यक्रम को इस संस्थान के साथ जुड़े। पहल करके चीजें आगे बढ़ती है, और आज परिणाम क्या है? उत्तर प्रदेश के अंदर जब हम लोगों ने 2023 में अपना इन्वेस्टर समिट किया, वो आपके सामने है, जहां 20,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव नहीं आ रहे थे, आज उसी उत्तर प्रदेश में, जैसे नोटियाल जी कह रहे थे, कुछ हजारों तक ही जाता था, आज हम लोगों के पास 40 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव है। 40 लाख का मतलब 1.5 करोड़ युवा को सीधे सीधे नौकरी की गारंटी। मुझे बताओ कोई गवर्नमेंट 1.5 करोड़ लोगों को एक साथ नौकरी दे सकती है क्या? कभी नहीं दे सकती, कभी नहीं दे सकती, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर एक समय सीमा के अंदर सरकार के पास बड़े पैमाने पर नौकरी है। अलग अलग सेक्टर की जब खाली होगी तब सरकार करेगी। 1000, 2000, 5000, 10,000 हम पुलिस की भर्ती करते हैं, जो पिछली सरकारें नियत ठीक नहीं होने के कारण नहीं कर पाए। हमने 1,54,000 पुलिस की भर्ती अलग अलग फेज में कर दी, और ठीक है, एक बात तो हो गई, लेकिन ये कोई बोलेगा कि हर साल 1 लाख पुलिस की भर्ती होगी, कठिन नहीं हो सकता, क्योंकि संख्या सीमित है। लेकिन बिजनेस में एक साथ 1.5 करोड़ लोगों को एक साथ नौकरी मिल जाए, ये संभव है, बिजनेस में संभव है, और निवेश के माध्यम से संभव किया जा सकता है। और उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में जो बेहतर प्रयास किए हैं, आज उसके परिणाम हम सबके सामने आते आए हैं। तो उस प्रकार का माहौल बनाने का परिणाम क्या था
कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हर देश और दुनिया का जो भी बड़ा इन्वेस्टर है, उद्यमी है, वो इस बात को मानता है कि मुझे अपने निवेश के लिए यूपी में जाना चाहिए। यूपी वो आ रहा है, एक माहौल बनाया गया, लेकिन इस माहौल के लिए सरकार को कुछ महत्वपूर्ण रिफॉर्म करने पड़ेंगे, कदम उठाने पड़ेंगे। जो हमारे मंत्री ने भी यहां पे कहा कि पहले की सरकार वन डिस्ट्रिक्ट और माफिया पालती थी, क्योंकि माफिया ही उनके निवेश थे। उन्होंने माफिया का निवेश किया, परिणाम क्या था? उत्तर प्रदेश तबाह था। वे यहां शोषण तो करते थे, वे लोग यूपी के अंदर अव्यवस्था और अराजकता भी फैलाते थे। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी का ही सम्मान बचा था। परिणाम क्या था? एक अराजकता केवल उत्तर प्रदेश जा चुका था। उत्तर प्रदेश उस समय 20 या 22 करोड़ की आबादी का राज्य, और उत्तर प्रदेश का वार्षिक बजट कितना था? 2 लाख करोड़। यानी ऊंट के मुंह में जीरा, अगर यह मुहावरा किसी पर अक्सर सही बैठता है तो वह उत्तर प्रदेश के बजट पर है कि 22 करोड़ की आबादी का बजट, वार्षिक बजट कितना है? 2 लाख करोड़ का। और पिछले 7-7.5 वर्ष के अंदर हम लोगों ने इस बजट को बढ़ा करके आज किया है लगभग 7.5 लाख करोड़ का। आप अनुमान कर सकते हैं प्रदेश की समृद्धि और आर्थिक उन्नयन को दर्शाता है कि 2 लाख करोड़ से हम 7.5 वर्ष के अंदर 7.5 लाख करोड़ के हम बजट पर आज उत्तर प्रदेश कार्य कर रहा है। 7.5 लाख करोड़ का बजट यूपी का है। यूपी की इकोनॉमी कितनी थी? कुल जीडीपी हमारी कितनी थी? 12 लाख करोड़ थी। और आज यही उत्तर प्रदेश की जीडीपी 23-24 में बढ़कर के यह 26 लाख करोड़ की हो चुकी है। और हमारा अनुमान है कि इस वर्ष के अंत तक मार्च 2025 में यही उत्तर प्रदेश की जीडीपी 32 लाख करोड़ रुपए की होगी। ये फिगर क्या दिखाते हैं? सरकार ने पहल की, लोगों को आमंत्रित किया, परंपरागत उद्यम को भी प्रोत्साहित किया, लैंड बैंक बनाया। इसके लिए अनेक कथा, लेकिन सबसे पहले इसके लिए आवश्यकता थी एक वातावरण बनाने की, सुरक्षा का एक वातावरण, जीरो टॉलरेंस की। जीरो टॉलरेंस क्या होती है? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था और माफिया के खिलाफ की गई कार्रवाई, उसका एक उदाहरण आपके सामने हो सकता है। उसके लिए पता नहीं क्या हो सकता है, किस स्तर पर जाकर के कार्रवाई की। सरकार को बहुत सारी चुनौतियों को फेस करना है, लेकिन कोई भी रहा हो अपराधी, माफिया कोई भी हो, उससे उसी शक्ति के साथ निपटेंगे जिस क्रूरता के साथ वह एक सामान्य नागरिक किसी बेटी के साथ और किसी व्यापारी के साथ व्यवहार करता था। उसी क्रूरता के साथ सरकार भी उससे निपटने का कार्य करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज परिणाम है, उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। अब उत्तर प्रदेश में कोई दंगा करने का नाम नहीं लेता है। कोई दंगा करेगा तो उसको मालूम है कि इसके दुष्परिणाम भी क्या होने जा रहे हैं। आज वातावरण अच्छा है, लेकिन इस अच्छे वातावरण के लिए पुलिस के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। अब अनुमान करिए उस राज्य की स्थिति क्या रही होगी जिसके पास 4 लाख के पुलिस बल में आधी जगह खाली रही, आधी जगह खाली, और उसमें भी 25% लोग ऐसे थे जो एक राजनीतिक दल विशेष के नेताओं और गुंडों की सुरक्षा में लगे हुए थे। यहां बिजनेसमैन को सुरक्षा नहीं मिलती थी, कॉमन मैन को सुरक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन पेशेवर माफिया और अपराधियों को सुरक्षा मिलती थी। वह पुलिस की भीड़ के साथ जाति अपराध करके आता था, कोई इसको रोकने वाला नहीं था। तो हम लोगों ने सबसे पहले उनकी सुरक्षा विड्रॉ की। हमने कहा कि गुंडे को सुरक्षा की कौन आवश्यकता है, ये तो स्वयं दूसरों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है। दूसरा, पुलिस की भर्ती को पूरी ईमानदारी के साथ किया। पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता को बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश में कुल 6000 पुलिस
पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक बार में हो सकती है। पिछली सरकार ने ट्रेनिंग के दायरे को कम किया, कहा 6 महीने की ट्रेनिंग बहुत है, और जब उनको काम ही नहीं कराना था तो उन्होंने कहा कम कर दो इसको, 6 महीने की ट्रेनिंग करने का भी नहीं, 9 महीने की ट्रेनिंग होगी तो 9 महीने की ही ट्रेनिंग होगी, हम इसका विस्तार करेंगे। 3 गुना हमने किया, हमने पैरामिलिट्री और मिलिट्री के सेंटर भी दिए और हमने कहा एक साथ ट्रेनिंग होगी। और ट्रेनिंग को लेकर के हमने राज्य के अंदर क्षमता बढ़ाई, पैरामिलिट्री और मिलिट्री के सेंटर लिए, दूसरे राज्यों के सेंटर लिए, पुलिस के रिफॉर्म को आगे बढ़ाया, उसको टेक्नोलॉजी से वेल इक्विप्ड किया। परिणाम क्या है? आज उत्तर प्रदेश पुलिस चलती है तो गुंडे और माफिया थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। तो राउंड टेबल सम्मेलन समृद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम योगी को आपने सुना, जिस दौरान वो पिछली सरकारों पर निशाना साधते भी नजर आए। साथ ही उनके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश हर क्षेत्र में, फिर चाहे वो बेरोजगारी हो, निवेश हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, उसको भी उन्होंने गिनाया। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर रहे हैं कोटद्वार की, जहां उत्तराखंड में लगातार कम हो रही कृषि भूमि को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रसाद नेथानी ने चिंता जाहिर की। मंत्री प्रसाद नेथानी ने अपने जारी एक बयान में कहा कि ये पूरे प्रदेश के लिए चिंता का विषय है कि लगातार कम हो रही कृषि भूमि को बचाने के लिए सरकार कोई पहल नहीं कर रही। साथ ही उन्होंने कहा कि अपनी धार्मिक यात्रा के जरिए वो बंजर हो रही भूमि को कृषि भूमि में बदलने का संकल्प लेकर मुहिम चलाने जा रहे हैं। निश्चित तौर से आपके सारे काम सफल होंगे, लेकिन कोई करने वाला तो चाहिए कि कम से कम अपने गांव में जाने का हम संकल्प लें। अपनी खेत को तो तलाश करो, अपनी उस मिट्टी को तलाश करो, और निश्चित तौर से आपके सारे काम सफल होंगे, लेकिन कोई करने वाला तो चाहिए कि कम से कम अपने गांव में जाने का हम संकल्प लें। अपनी खेत को तो तलाश करो, अपनी उस मिट्टी को तलाश करो, और निश्चित तौर से आपके साथ। देखिए, हमारा राज्य सन 2000 में बना। उस समय हमारे राज्य में जो कृषि योग्य भूमि थी वो 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन हमारे पास थी, और आज 2024 समाप्ति पे जा रहा है। इसमें 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन जो है कृषि की वो खत्म हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में दिवाली का पर्व आते ही अंधविश्वास चरम पर है और खासकर ये अंधविश्वास उल्लुओं को लेकर होता है। तांत्रिक बाबा के चक्कर में लोग तंत्र मंत्र में जल्दी अमीर बनने के लिए कुछ उल्लू की बलि देते हैं और उल्लू की रक्षा के लिए जंगलों की रक्षा वालों ने हर बार की तरह इस बार भी अलर्ट जारी कर दिया है। और किस तरीके का ये अलर्ट, क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। जैसे ही दिवाली नजदीक आती है, उल्लुओं की जान पर खतरा मंडराने लगता है। ये खतरा प्राकृतिक कारण से नहीं बल्कि इंसानी अंधविश्वास का परिणाम है। हर साल दिवाली के मौके पर कुछ लोग तंत्र मंत्र और सिद्धि पाने के लालच में उल्लुओं की बलि देते हैं, जिससे ये संकटग्रस्त प्रजाति और मुश्किलों में घिरती जा रही है। इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए जंगलों में गश्त तेज कर दी है, ताकि उल्लू की जिंदगी की हिफाजत की जा सके और कोई भी अंधविश्वास में पड़ा व्यक्ति या फिर कोई शिकारी वन विभाग की आंखों में धूल झोंककर उल्लू का शिकार करके तांत्रिक को उल्लू को ना बेच सके। इतना ही नहीं, तराई पश्चिमी डिवीजन क्षेत्र की डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने वन विभाग कर्मचारी की छुट्टी तक कैंसिल कर दी है और दिवाली के बाद छुट्टी देने का फरमान जारी किया है। प्रकाश चंद्र आर्य का कहना है कि जंगलों की हिफाजत हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए हमारे द्वारा जंगलों में गश्त बढ़ा दी गई है और जो हमारे वन कर्मचारी हैं उनको छुट्टी के लिए मना कर दिया गया है, क्योंकि हमें उल्लू की हिफाजत करनी है और लोगों के बीच जो अंधविश्वास है उसको दूर करना भी जरूरी है। हाँ, देखिए, ये साल में इस समय जो दिवाली के त्योहार से पहले जंगलों में हम लोग विशेष सतर्कता बरतते हैं, क्योंकि कई लोगों का अंधविश्वास है कि उल्लू पकड़ करके अगर उसकी बलि दी जाए तो धन संपत्ति प्राप्त होती है। लेकिन इसी को लेके चलते हम लोग जो है विशेष तौर पर हमारी पूरी टीम सभी रेंजों के लोग विशेष सतर्कता बरतते हुए लगातार गश्त करते हैं। किसी भी अवांछित व्यक्ति को जंगल में प्रवेश करने से रोका जाता है
और लोगों के साथ ही साथ अवेयरनेस भी लोगों को बढ़ाते हैं कि ये सब इस तरह के अंधविश्वास है, इसके चलते आप लोग इस तरह के जीव हत्या में शामिल ना हो। और लगातार हमारी टीम प्रयास करती है। सभी हमारे जो भी फील्ड कर्मी हैं इस समय पूरा दिवाली तक हमारे फील्ड में लगातार व्यस्त करेंगे। उनको उनकी सभी की छुट्टियां इस समय निरस्त कर दी जाती हैं और प्रयास किया जाता है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना हमारे वन क्षेत्र में ना हो। इस दिवाली पर उल्लू की हिफाजत के लिए सरकार भी चिंतित है और वन विभाग भी अलर्ट है। बस अब देखने वाली बात होगी कि उल्लू की हिफाजत के लिए कब तक वन विभाग अलर्ट रहेगा और कब तक देश के अंदर अंधविश्वास के चलते लोगों की आस्था और अमीरी के लालच में उल्लुओं की बलि देते रहेंगे। उत्तराखंड से अजहर मलिक की रिपोर्ट। और अब खबर देहरादून से है, जहां धामी सरकार उत्तराखंड में युवा नीति के तहत युवाओं को भत्ता दिए जाने की तैयारी कर रही है। युवा कल्याण एवं नियोजन विभाग द्वारा बनाए गए युवा नीति के ड्राफ्ट में इस प्रस्ताव को शामिल किया गया। मौजूदा ड्राफ्ट के कुछ बिंदुओं पर असहमति जताते हुए मंत्री रेखा आर्या ने संदर्भ में सभी वर्ग के युवाओं की राय लेने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि युवा नीति के ड्राफ्ट को लेकर मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा देहरादून में अधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश के हमारे जो युवा हैं उनके संदर्भ में हमको उनकी आकांक्षाओं को जानना है, उनकी ज़रूरतों को जानना है, उनकी चुनौतियों को जानना है। तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत भी होता है। और निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ने बनाई है या नियोजन डिपार्टमेंट ने जो बनाई है, उसमें यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों, चाहे हमारे सीमावर्ती हों, चाहे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आते हों, और चाहे हमारे मैदानी क्षेत्र के हमारे यूथ हैं, तो उनसे कितना आप लोगों का संवाद रहा है, इसकी भी आज समीक्षा की गई है। तो अभी भी मुझे ऐसा लगा कि हमारी जो यूथ पॉलिसी जो डिपार्टमेंट की ओर से और नियोजन विभाग की ओर से जो अभी ड्राफ्ट हुई है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी अध्ययन करने की आवश्यकता है, लोगों की युवाओं की भावनाओं को जानने की आवश्यकता है, इसको स्पेसिफिक होने की आवश्यकता है, जिसको लेकर आज मैंने निर्देश दिए हैं। बहुत ज़रूरी है कि हमारा यूथ जो मेल के रूप में है, हमारा यूथ जो फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो पहाड़ के यूथ मेल फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो सीमावर्ती क्षेत्रों में मेल फीमेल के रूप में है, हमारा यूथ जो SC ST के रूप में है, हमारा यूथ जो ऐसा जो EWS के रूप में, OBC के रूप में हो। तो आखिरकार इन सब लोगों की क्या क्या हमको ऐसा लगता है कि उनकी आवश्यकता है, उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी चुनौतियां हैं, उनकी क्या एस्पिरेशंस हैं। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़।